नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे सब्जेक्ट वाइज बीपीएससी प्रीवियस ईयर के अभी तक अर्थात 1992 के बाद से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बारी बारी से एक एक सब्जेक्ट के माध्यम से उसे कंप्लीट हम लोग कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने आधुनिक भारत का 2 पार्ट ऑलरेडी देख चुका था, जिसमें कि ठीक है लगभग 105 प्लस 105 क्वेश्चन का पूरा एक सीरीज था। आज बचा हुआ जो है 105 के आसपास आपको इस पार्ट 3 में देखने के लिए मिल जाएगा। आप इन दोनों पार्टों को देखिए, क्योंकि ये दोनों जो पार्ट है बिल्कुल क्रम से एक सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज करके यहाँ पे पूरी तरीके से एक साथ कंपाइल करके आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रश्न भी यहीं आते हैं, 10 से 15 ठीक है प्रश्न ऑन एन एवरेज इस आधुनिक भारत से होता ही होता है। इसकी खासियत क्या होगी, इसका संपूर्ण विश्लेषण के साथ यहाँ पे कराया जा रहा है, ताकि एक डायमेंशन जो है ठीक है पूरा का पूरा यहाँ पे बड़ा हो पाए, जिससे कि एग्जाम में डायरेक्ट जो प्रश्न है फंसने की संभावना अधिक बन जाए। तो चलिए, इसमें हम लोग 210 प्रश्नों को ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब बात करते हैं हम लोग 211 के बाद से। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्य, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्य, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। अब उस समय का जो भी सिनारियो था भारत का, खासकर 1930 में जब वे कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, उसके बाद आपको पता होगा 26 जनवरी 1930 का स्वराज्य लेके रहेंगे। और ये जो समाजवाद जो सोशलिज्म से काफ़ी प्रभावित थे, ये थे बिल्कुल उस सोवियत संघ, ठीक है ध्यान रखिएगा, जो रूस की जो क्रांति हुई थी, बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी, मार्क्स के ठीक है विचारों से प्रभावित होकर लेनिन ने किस प्रकार वहाँ पे 1917 में क्रांति की थी। तो लेनिन भी चाहता था कि उसकी जो विचारधारा है कम्युनिस्ट का, सोशलिज्म का पूरा ठीक है पूरा विश्व में फैले। और इसी के प्रभाव में आके देखिए यहाँ पे नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने 1927 में सोवियत संघ की यात्रा भी की थी। तो 1927 तक तो लेनिन की मृत्यु हो जाती है। अब वहाँ पे लेनिन की जगह यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टालिन आ जाता है। लेकिन स्टालिन चाहता है कि पहले जो साम्यवाद का जो कंसेप्ट है सबसे पहले रूस में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, उसके बाद इसके ठीक है पूरे विश्व में धीरे धीरे फैलाया जाएगा। तो थोड़ा विचारधाराओं में अंतर था लेनिन और स्टालिन का। नेक्स्ट, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया हुआ था? पंडित मौलाना यहाँ पे हसरत मोहानी, इन्होंने तो 1930 में उठाया था। इसके पहले देखिए 1921 का जो समय है बिल्कुल असहयोग आंदोलन का समय है, खिलाफत आंदोलन का समय है। तो वर्ष 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष था हकीम अजमल खां ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उस समय का जो परिस्थितियां थी कुछ और थी। नेक्स्ट, दांडी यात्रा की गई थी 1930 में, ध्यान रखिएगा 1930 में की गई थी। वहीं साबरमती आश्रम से ठीक है जो समुद्र की यात्रा की गई थी, पूरी की पूरी यात्रा को दांडी मार्ग ठीक है दांडी यात्रा बोला गया। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, डेट देख लीजिए। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबे यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, श्री राजा गोपालाचारी ने यहाँ पे तिरुचेंगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदरण्य तक नमक यात्रा की। इसका कॉन्सेप्ट यही था कि भाई नमक कानून को क्या करना था, पूरी तरीके से तोड़ना था, क्योंकि नमक देखिए भारत के तटवर्ती इलाकों में बनाया जाता है और आसानी से मिल जाता है। इसमें बहुत अधिक ठीक है इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें भी अंग्रेजों के द्वारा टैक्स इसके माध्यम से वसूला जा रहा था। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ
किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था। यहाँ पे था, ध्यान रखिएगा, उसी के समानांतर चौकीदारी कर का भी बिहार के लोगों ने विरोध किया था। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के लिए सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। इस प्रकार कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया। चौकीदारी कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल रहा। तो बीपीएससी दोनों को पूछ देता है, ठीक है, कंबाइन करके। नेक्स्ट, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने यहाँ पे संगठित किया? उसको संगठित किया था अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में किया गया था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया। इनको लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। अब लाल कुर्ती ध्यान रखिएगा, इसमें को अगर आप देखेंगे विश्व इतिहास से, तो वहाँ पे भी आपको इटली के एकीकरण के क्रम में गैरिबाल्डी का नाम आएगा। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से सहायता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ज्ञातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिम सीमा के प्रांत के मुसलमानों में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण यहाँ पे भूमिका निभाई थी। तो देखिए, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के तरफ उस समय अगर देखेंगे आप लोग तो बहुत अधिक, ठीक है, मुस्लिम लीग का जो प्रभाव था इन सारे क्षेत्रों में नहीं था। नेक्स्ट, बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था? वो था यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। रिपीट हो रहा है, दिसंबर 1930 में वही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस चौकीदारी टैक्स के विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने बंदूक से 27 बार छर्रे दागे जाने की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय माने मुंगेर जिला में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में खदेड़ दिया। 146 बार गोलीबारी किए जाने के बाद ही वे विसर्जित हुए। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्य। अब ये रचनात्मक कार्य की श्रेणी काफ़ी लंबी चौड़ी है, जैसे कि वर्ग जो समन्वय था उसको पूरी तरीके से, ठीक है, माने वर्ग भी विषमता कह सकते हैं, वर्ग विषमता को वर्ग समन्वय में बदलना। नीचे के जो तबके के लोग थे, खासकर जिनको अछूत बोला गया हरिजन के रूप में, ठीक है, उनको पूरी तरीके से रिस्पेक्ट देना। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। मैंने ऐसे ऐसे बहुत, ठीक है, ये रचनात्मक कार्य में उसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। तो देख रहे हैं यहाँ पे हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सब किया गया। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया। तो सबको गांधी को लेकर चलना था। आप गांधीवादी अगर दृष्टिकोण पढ़े होंगे, गांधीवादी विचारधारा पढ़े होंगे, तो ये रचनात्मक कार्य आप लोगों को बड़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? वो थे यहाँ पे ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली। वही समय था जब आप लोगों को ध्यान होगा, देखिए मार्च में जब दांडी, ठीक है, यात्रा जब शुरू किया गया तो अब अंग्रेजों की हवा यहाँ पे ख़राब हो गई, हालत उनकी ख़राब हो गई। अब उनको लगा कि मैं मैनेज करना पड़ेगा, तो गोलमेज सम्मेलन कंटिन्यू रूप से चलता रहा ताकि कुछ निगोसिएशन किया जाए। तो मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया क्योंकि दोनों के, ठीक है, जो प्रावधान थे, मैंने दोनों के जो एक तरीके से हित बहुत अधिक टकरा रहे थे, मिल ही नहीं पा रहा था, दोनों का मैच ही नहीं कर पा रहा था। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराश एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम
गोलमेज सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु देखिएगा कांग्रेस ने यहाँ पे भाग नहीं लिया। भाग लेने वाले प्रमुख थे तेज बहादुर, अभी बहुत लंबा नाम है, मोहम्मद अली, सब यहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, इसमें भीमराव अंबेडकर का भी नाम आएगा, क्योंकि यहाँ पे बात की जाएगी मुस्लिम लीग की, बात की जाएगी यहाँ पे दलितों की, तो थोड़ा सा ठीक है आपको समझने की यहाँ पे जरूरत है। इसी समय देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में, जब यहाँ पे गांधी दांडी मार्च के समय, ठीक है, जब उनको जेल में डाल दिया गया था, तो जब ये बाहर निकले हुए तब उस समय इरविन, ठीक है, भारत का वायसराय था। इन्हीं दोनों के बीच, ठीक है, समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। इस समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप यहाँ पे नहीं था, रिहा करने का आदेश दिया गया। विदेशी कपड़ों और शराबों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का, ठीक है, अधिकार को पूरी तरीके से धीरे धीरे ठीक है वापस लेना पड़ा। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति मिल गई। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की इस मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। तो आपको पता है जस्ट, ठीक है, सविनय अवज्ञा के जस्ट पहले भगत सिंह और इसके अलावा राजदेव, सुखदेव, ठीक है, सब राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में शुरू हुआ? वो हुआ था यहाँ पे तीसरे गोलमेज जो सम्मेलन हुआ 1932 में हुआ। तो इसे आप लोग ध्यान से देखते चलिए। प्रथम गोलमेज 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। इसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा है, दलित, अभी हम लोगों ने देख चुका था, ठीक है, कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। दूसरा देखिए लंदन में हुआ 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। अब ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए दे देगा यहाँ पे। 21 से 1 गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने सिर्फ हिस्सा लिया था, वो था यहाँ पे दूसरा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में यहाँ पे भाग नहीं लिया? अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्रथम है यहाँ पे, द्वितीय है, तृतीय है। तृतीय को बहिष्कार कर दिया गया और प्रथम में भाग ही नहीं लिया, इसलिए मोर देन 1 है। 2017 में पूछा भी गया है, तो थोड़ा इन चीज़ों को बारीकी से देख के जाना पड़ेगा आप लोगों को। बहुत अधिक सवाल, अब ये बहुत मतलब बीपीएससी का मोर देन इम्पोर्टेंट जो कड़ी है, जहाँ हर एक साल प्रश्न आते हैं, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर यहाँ पे असफल रहा? वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पे यहाँ पे असफल रहा। तो इसमें समस्या थी, ध्यान रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को लेके यहाँ पे थोड़ा समस्या अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसमें हुआ क्या था कि जब गांधी गए तो भाई कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कांग्रेस अर्थात भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसी समय यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मुस्लिम लीग वो भी रहेगा, बोलेगा कि नहीं, हम जो है सेपरेट, जितना भी अल्पसंख्यक लोग हैं हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिर अंबेडकर बोलेंगे यहाँ पे कि हम दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसका मतलब कि कांग्रेस की जो बातें हैं ये सब भाई हम प्रतिनिधि कर रहे हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दो लोग यहाँ पे उसका विरोध करते हुए नजर आएंगे। तो पूरी की पूरी यहाँ पे यही कहानी है, ठीक है। अंततः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण 1 दिसंबर 1931 को यहाँ पे इसको समाप्त कर दिया गया। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? ये लौटे थे लंदन से, ठीक है, जो पूरी तरीके से असफल रहा, अभी मैंने बता दिया था। यहाँ पे स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी बोलते हैं, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी?
वो थे यहाँ पे तेज बहादुर, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू। वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1930 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी और इरविन के मध्य 17 फरवरी 1931 से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों को मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 225 देख पा रहे हैं। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ? वो हुआ था यहाँ पे इरविन गांधी समझौता। अब ये बहुत नज़दीकी मामला है, ठीक है, जस्ट ये जो हो रहा है देखिए, ठीक है, ये सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान हो रहा है और इसी दौरान गोलमेज सम्मेलन भी हो रहा है। तो इससे मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग, ठीक है, बारीकी से देखिएगा। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। अछूतों के लिए बनाया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों, महिलाओं को तो पहले से ही अल्पसंख्यक माना जाता था। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। 227 सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए यहाँ पे कितनी सीटें दी गई? तो क्रमशः 71 और 147 सीट यहाँ पे दिया गया। ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैंने देख पा रहे हैं यहाँ पे दलित, ध्यान रखिएगा, दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें यहाँ पे दी गई। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया था प्रांत विधान मंडलों में 71 यहाँ पे, ठीक है, रिजर्व किया गया था। ये मत करिएगा पूरी तरीके से उसको अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया जैसे कि मुस्लिम लीग में हुआ था। पूना पैक्ट में बढ़ा के, ठीक है, 147 कर दिया गया और केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 8% की वृद्धि कर दी गई। तो दोनों में यहाँ पे पता होगा, ठीक है, जो गांधी और अंबेडकर के बीच जो निगोसिएशन हुआ था, वहीं जो गांधी आमरण अनशन पे चले गए थे। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्गों को राजनीति में प्रतिनिधित्व देना। अब यहाँ पे प्रांत भी है और केंद्र भी है, क्योंकि 1935 का जस्ट जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया वो जस्ट आने वाला है। तो 24 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी तथा B.R. अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए 147 सीट आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों को ही व्यवस्था की गई तथा केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। नेक्स्ट, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? वो थी कार्यकारिणी कमेटी 1937। अब धीरे धीरे हम लोग आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश यहाँ पे इस्तीफा दे दिया? ठीक है, तो राजनीतिक बंदियों को यहाँ पे छोड़ना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था, ठीक है, इसके वजह से वो समस्या आई। तो वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी मंत्रिमंडल गठित किया। ये प्रांत था मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। तो उसमें 11 प्रांत यहाँ पे, ठीक है, लगभग सामने आ चुका था। वर्ष 1937 के चुनाव में राजनीतिक कैदियों की रिहाई कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में से एक था। कांग्रेस के विभिन्न राज्य की सरकारों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का प्रयास किया, परंतु राज्य के गवर्नर ने इसका प्रयास का विरोध किया। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश एवं बिहार की चुनी हुई कांग्रेसी सरकारों ने फरवरी 1938 में त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट,
231 बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था। अब देखिए बिहार किसान सभा की यहाँ पे बात की जा रही है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से मोर देन वन है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम स्वामी सहजानंद है। इसके अलावा यदुनंदन शर्मा है। मोर देन वन है, ठीक है। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये बीपीएससी का। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार में गांव में, ठीक है, करने की में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यातन, पंचानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग था। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक यहाँ पे कब हुई। उसकी बैठक हुई यहाँ पे, पहली जो बैठक हुई पटना में हुई 1934 में। कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई। देखिएगा यहाँ पे कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है। अब पार्टी चूंकि बन रही है, ठीक है, अब आज़ादी थोड़ा सा मिल चुका है लोगों को कि अब वे लोग अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 में किया गया था। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका नाम बदलकर देखिए अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने किया। नेक्स्ट, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया। वो थे यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ। ये हुआ था यहाँ पे लखनऊ में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण के मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। उनकी मृत्यु के जस्ट ठीक पहले ये हो चुका था। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1936 में किया गया। वर्ष 1949 में मृत्यु के कुछ समय पहले सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया। इस संगठन की मूलभूत मांग भूमि, जल मार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था। नेक्स्ट, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। लाला लाजपत राय। ये वही लाला लाजपत राय है, ठीक है, जो साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए वहाँ पे एक, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है, लाठी लग जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भारत में ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना एन.एम. जोशी के द्वारा किया गया। 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसीलिए भारतीय श्रमिक संगठन ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान जमनालाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। विभाजन के फलस्वरूप ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य थे, माने इसके सदस्य के साथ साथ अध्यक्ष भी थे। 238 ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, वो कौन सा था। 1926 से 1939 के बीच। ट्रेड यूनियन के आंदोलनकारी के चरण का जो समय वर्ष है 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद एवं डांगे शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। अब यही है इसकी जो, ठीक है, जो शाखाएं फैल रही है, 1934 में हुआ था।
जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? ये थे कांग्रेस, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी अर्थात कांग्रेस समाजवादी पार्टी। स्थापना 1934 में हुई, स्थान पटना में था। संस्थापक थे इनके आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। अन्य सदस्य काफी लंबा चौड़ा नाम है, ठीक है, इतना नाम उनका इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। चूंकि आप बीपीएससी के, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें उनके अकॉर्डिंग, माने बीपीएससी के अकॉर्डिंग बिहार से संबंधित प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है। वर्ष 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। अब यहाँ पे बहुत अधिक हमें देखने की जरूरत नहीं है। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकनायक, लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, ठीक है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जनता के नेता। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी किया, ठीक है। 1974 का समय इंदिरा गांधी का समय। 1998 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। ये वही इमरजेंसी का जो समय है उसी के आसपास है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश दिवस यहाँ पे मनाया गया। अब इनसे संबंधित आप लोग और भी देख लीजिएगा, ठीक है, बातों को, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, तो हो सकता है कि इन्हीं से संबंधित कुछ और प्रश्न बना दें। तो अप्रैल 1946 में 12 अप्रैल 1946 को जेल में लाहौर के किले से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस, यही यहाँ पे निर्वाचित हुए थे। अभी आपको पता है कि भाई इन्होंने गांधी जी के प्रतिनिधि, उन्हें गांधी जी के चहेते सीतारामैया पट्टाभिरामी स्वामी को, ठीक है, उस अध्यक्ष पद में हरा दिया था। उसके तत्पश्चात गांधी ने बोला कि भैया मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, कांग्रेस में, ठीक है, नहीं रहूँगा। उसके तत्पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और 1940 के आसपास में पूरी तरीके से भारत को ऐसा माना गया कि छोड़ के निकल गए, लेकिन गांधी का रिस्पेक्ट करते थे। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? 1935 के अधिनियम से प्रांतों में, ठीक है, किया गया। अब ध्यान रखिएगा 1935 का अधिनियम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1919 में देखेंगे तो यहाँ पे प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया। अब 1935 में, ठीक है, यहाँ भी द्वैत शासन है, लेकिन कहाँ है? केंद्र में है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल में चुनाव हुआ, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांत, देखिए मद्रास, इसके अलावा बिहार है, मध्य प्रांत एवं बरार है, ठीक है, सब दक्कन का इलाका, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। तो कुल मिला के, ठीक है, उस समय 11 सीटें थी। 11 सीट में लगभग, ठीक है, 7 के आसपास सीटों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी। तो कांग्रेस बम्बई, ठीक है, मैंने एक बम्बई, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा हुआ था। 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांत में डायरेक्ट, समझ रहे हैं ना, मैंने मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई, उड़ीसा में, ठीक है, बना ली थी। अब बाकी में शायद कुछ गठबंधन का भी बना हुआ था, इसीलिए लगभग 7, ध्यान रखिएगा, 6 इंपॉर्टेंट उत्तर नहीं है, हमने सही उत्तर नहीं है, 7 प्रांतों में बनाया गया। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह किया गया। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। उद्देश्य था देशी नरेशों के राजकुमार एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना। तो बटलर समिति 1927 में आया था, इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। उद्देश्य था भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना और ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना।
भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। और स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसीलिए वह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जिसने उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी है, अर्थात विशेष अधिकार रियासतों के पास है। यही है कि देशी रियासतों को लेके डायरेक्ट, आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट उन पे ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट तो था ही, क्योंकि कुछ उनको विशेष अधिकार भी भारतीय रियासतों को दिया गया था। लेकिन जहाँ पे हम लोग ब्रिटिश भारत की करेंगे, जहाँ लगभग उस समय 63% आसपास जो भूमि थी, 75% के आसपास जनसंख्या डायरेक्ट उनके कंट्रोल में थी, अर्थात ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में थी। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे गठन हुआ। 1927 में इसका गठन किया गया। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और GR अभ्यंकर ने। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है यहाँ पे विंस्टन चर्चिल। अब 1945 में जब चुनाव होगा दोबारा वहाँ पे, तब आएगा क्लीमेंट एटली, तब जाके भारत आज़ाद होगा। और भारत के आज़ादी के समय माउंटबेटन, ठीक है, आएगा वायसराय के रूप में, वो भी मार्च 1947 में। उसके पहले था वेवेल, जो 1947 तक, फरवरी तक रहता है। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था रहमत अली ने। किसने? रहमत अली ने। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में एक लिखे पर्चे में, जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, इसमें एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की गई थी, जिसे उसने पाकिस्तान का नाम दिया था। पाकिस्तान की रचना निम्नलिखित प्रांतों में पहले अक्षर से किया गया, माने पंजाब, समझ रहे हैं ना, पाकिस्तान देखिए पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध हो जाएगा, इसके अलावा बलूचिस्तान। तो देख पा रहे कुछ इंपॉर्टेंट अक्षर हैं पाकिस्तान के कैपिटल लेटरों में। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मोहम्मद अली जिन्ना। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर, ठीक है, तैयार हुआ वहाँ पे। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ और स्वीकार नहीं करेंगे, एनी कॉस्ट। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। कब किया गया? 1940 में किया गया, ध्यान रखिएगा। व्यक्तित्व, इंडिविजुअल सिविल, ठीक है, डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया? विनोबा भावे का द्वारा किया गया, ठीक है। भूमि को लेकर आपको बहुत इंपॉर्टेंट नाम इनका आएगा। तो कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कर दिया। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे दूसरे। उसके बाद 1942 में फिर वहीं गांधी जी के द्वारा, उसके बाद, ठीक है, करो या मरो की स्थिति आ जाएगी, माने, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट 256, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया सर्वप्रथम, ठीक है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया। वर्ष 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अंध टू दी लास्ट, ठीक है, इसके अनुवाद में इसका प्रयोग किया गया। उद्देश्य था सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना। नेक्स्ट 257, इसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित यह चेक था। जवाहरलाल नेहरू पोस्ट डेटेड चेक के रूप में इन्होंने बताया था। क्रिप्स मिशन को फेल हो गया। तो देखिए, रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया, ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्ताव की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक अर्थात पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उसमें यह जोड़ा कि ऐसा बैंक है, ठीक है, जो टूट रहा है, मैंने
एग्जाम्पल समझिए कि भाई चेक आपको मिल गया है, लेकिन भाई वो जो चेक है ठीक है लंबा है। जैसे आज वर्तमान में 3 महीने दिया जाता है चेक में, आप अगर साइन करते हैं तो 3 महीने के अंदर उसको आप बैंक में जाके ठीक है विड्रॉ नहीं करते हैं तो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया कि भाई ये बैंक कब टूट जाएगा कोई गारंटी ही नहीं है। समस्या है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व यहाँ पे किया था ठीक है, तो देखिए B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो ध्यान रखिएगा ठीक है, इनमें से किसी भी का भी नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों को ठीक है उस समय जेल में डाल दिया गया था। तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्ति हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद तथा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। अंततः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया, मैंने इसको स्वतः फुर्त भी बोला गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीन की स्थिति में भी अपने उद्देश्यों को पूरा कर सका। भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे कर प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को, ध्यान रखिएगा प्रारंभ हुआ था, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए 9 अगस्त 1942 को ठीक है आंदोलन आरंभ हो गया। आंदोलन आरंभ होते ही देखिए यहाँ पे ऑपरेशन 0 आवर के तहत, ध्यान रखिएगा अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया है 0 आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना को आगा खां पैलेस में यहाँ पे रखा गया था। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। नेक्स्ट, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? वो है भारत छोड़ो या ठीक है भारत छोड़ो आंदोलन, डू एंड डाई है भाई। नेक्स्ट, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के 2 अध्यक्ष थे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, कांग्रेसी नेता थे ठीक है। वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया ठीक है पट्टाभिर सीतारमैया, GV पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, JB कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया। सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उस समय यही है ठीक है, यहाँ पे अभी बदला नहीं है, चर्चिल। भारत छोड़ो, और ध्यान रखिएगा इस समय वायसराय कौन होगा? तो वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, अभी हम लोगों ने ठीक है देखा हुआ था ठीक है, नैनी जेल में, और ये सरोजिनी नायडू को ठीक है सभी आगा खां पैलेस में, तो नैनी जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व में उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे कहा रहा है कि एकदम व्यापक रहा? व्यापक का मतलब बहुत अधिक रूप में ठीक है, जिसने सबको प्रभावित किया, वो था यहाँ पे बिहार में। बिहार पूरा उस समय देखिए ऐसे ही बिहार को भारत का नेतृत्व करने वाले राज्यों में से नहीं माना जाता है, चाहे आप प्राचीन काल में ले लीजिए, मगध मौर्य को ले लीजिए, चाहे आज़ादी के समय ले लीजिए। देखिए बिहार है, बंगाल है, गुजरात है, लेकिन संयुक्त प्रांत है ठीक है, तो बिहार है, इसके अलावा यहाँ पे जो संयुक्त प्रांत ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बिहार और माने यूपी, संयुक्त प्रांत का मतलब था उस समय यूपी, पूरा आज का जो एरिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके यहाँ पे भेजा गया, बांकीपुर जेल में भेजा गया 9 अगस्त 1942 को। यहाँ तक देखिए माइक्रो लेवल में सब क्वेश्चन है, ध्यान से देखना पड़ेगा। गांधी जी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां के महल में नजरबंद कर दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों
ठीक है, इन सारे सदस्यों को ठीक है, नगर किले में रखा गया। अब नज़रबंद रखा गया, ध्यान रखिएगा, नज़रबंद मतलब जेल नहीं है, मैंने सेपरेट कर दिया गया, जिससे कि जम्मू कश्मीर में 3D जब यहाँ पे लागू हुआ तो उस समय जो भी ठीक है वहाँ के जो लोकल जो नेता थे, इसके अलावा जो ठीक है राज्य स्तर पे जो भी नेता थे जैसे कि महबूबा मुफ्ती, सब इनको नज़रबंद किया गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बंबई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार करके जेल में नज़रबंद रखा गया। नेक्स्ट 266 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शर्मा शुक्र कहाँ गए? अब यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, मुजफ्फरपुर का नाम, ठीक है, वहाँ से गिरफ्तार किया गया, हजारीबाग जेल से भी भागे, बक्सर जेल लाए गए, ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था उनका नाम क्या है यहाँ पे? उसमें है शिव कुमार और रामानंद। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, बिल्कुल सही है। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था पटना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है पटना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इसी के दौरान ठीक है गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन चक्र से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्यवाही की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशन, डाकघर पर हमला किया। रेल लाइनें उखाड़ दी गई, जिसमें रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई। इस संबंध में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुआ। बिहार में भी कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें पटना अधिक प्रभावित रहा। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? वो मिला भारतीय छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। तो जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारतीय छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत तो देखिए 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभा प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार न हो सके उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश दिया। इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के नाम से प्रमुख है। नीचे दिए गए दो वक्तव्य जिनमें कथन और कारण दोनों को ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1942 के भारत आंदोलन छोड़ो पृथक से, ठीक है, आंदोलन से पृथक रहा। तो यही बात की जा रही है आरएसएस की, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1942 का आंदोलन, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी, ऐसा कारण ठीक है कुछ नहीं था, ठीक है, इसीलिए ए सही है और आर ठीक है आपका सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोई भी भूमिका नहीं थी। नेक्स्ट 271, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष की गई? 1942 में यह किया गया। मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय किया गया। आज़ाद हिंद फौज में प्रमुख रूप से वे भारतीय सैनिक थे जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट 272, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। कब ये घोषणा की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। 1943 में आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, अस्तित्व में आई सिंगापुर में, ध्यान रखिएगा, सिंगापुर में। जून 1942 में रास बिहारी ने बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग का एक सम्मेलन बुलाया। बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को जापान आने का निमंत्रण भेजा गया। वे जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता भारत की अंतरिम सरकार गठन की। अतः वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आई। नेक्स्ट, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? अब बात किसकी की जा रही है? आई, ठीक है, NA की यहाँ पे बात की जा रही है। वो थी यहाँ पे डॉक्टर मोहन सिंह। आज़ाद हिंद मौज, ठीक है, फौज है, मौज नहीं है, फौज का ख्याल सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया।
वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए। जापानियों ने जब भारतीय युद्ध बंदियों को मोहन सिंह को सुपर्द कर दिया तो उनमें से लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किया गया। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? अब इनमें से देखिए किसी का नहीं है, इसके साथ जुड़े हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च की। किसान का नाम उनमें काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कौन? INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे, तो यहाँ पे INA है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शिलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्र सेनानी थे जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। सुमेलित करना है, ठीक है, यहाँ पे बारदौली है, चौरा चौरी है, यरवदा है और नोआखली है। चौरा चौरी तो बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश यहाँ पे लगा होगा। अब यहाँ पे अगर बी को 4 में मैच करके देखेंगे, एक ही ऑप्शन आ रहा है, देखिए सी, बाकी को आप मैच कर सकते हैं। अब ये का 2 हो जाएगा। बारदौली गुजरात में है, ठीक है। उसके अलावा यरवदा जेल है, ठीक है, यरवदा जेल का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में। नोआखली हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कैबिनेट मिशन भारत में आया हुआ था, तो ये आया था 1900, ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 46 में आया था, ठीक है, 1946 में जब आया था कैबिनेट मिशन, वैसा कोई डेट नहीं है, 24 मार्च 1946 को आया था। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा AB अलेक्जेंडर यहाँ पे नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा यह क्या की गई? सर P लॉरेंस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, अभी हम लोगों ने देख चुका था। नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद 1 फरवरी 1946 को भारतीय सचिव लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधार के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन नामक यह शिष्टमंडल 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारतीय मंत्री, ठीक है, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य में स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा AB अलेक्जेंडर थे। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के यहाँ पे सदस्य नहीं था? वो थे यहाँ पे वेवेल, ध्यान रखिएगा। वह कौन सा अध्यक्ष था? वेवेल मैंने वायस रहा था भारत का। वह कौन सा अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय यहाँ पे कांग्रेस अध्यक्ष उस समय कौन था? राजेंद्र प्रसाद, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा देखिए हस्तांतरित किए जाने के समय, सॉरी ये राजेंद्र प्रसाद नहीं है, JB कृपलानी, ठीक है, JB कृपलानी। तो देखिए भारतीयों के 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय, ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष JB कृपलानी। तो जब, ठीक है, माउंटबेटन साइन कर रहा होता है तो आप लोग देखेंगे नेहरू का भी फोटो आएगा और JB कृपलानी का भी आएगा और साथ में मोहम्मद अली जिन्ना का भी आएगा। नेक्स्ट, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 के आसपास जो हुआ था, निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवादी विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में जो सक्षम हुए थे, उनका नाम है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया, 1853 में स्वीकार किया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को, अर्थात मैंने किस अधिनियम के तहत, देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला हुआ था? वो मिला हुआ था 1786 के एक्ट के माध्यम से। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, ठीक है, समाप्ति की, किसको समाप्ति की? हमने बता दिया था प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को लेके, लेकिन यहाँ पे केंद्रों में लगा दिया गया हस्तांतरित और आरक्षित विषय।
नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है पुस्तक और उसके लेखक। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट है, यहाँ पे किसने लिखा हुआ है? ये लिखा गया है ताराचंद के द्वारा। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? ताराचंद के द्वारा। भारत का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम यहाँ पे मूवमेंट है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, फ्रीडम जो मूवमेंट है, ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसके अलावा है यहाँ पे आनंद मठ है, ठीक है। अब आनंद मठ को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आनंद मठ मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे दो चीज़ें, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा नहीं था, एक इंडिया है और यहाँ पे एक बिहार है। तो देखिए इंडिया वाला को तो ताराचंद ने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा जो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ताराचंद नहीं होगा, ये हो जाएगा के दत्ता। अब आनंद मठ काफ़ी फेमस नाम है, ठीक है, इसको लिखा हुआ था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसके अलावा प्रिंसेप्ट ऑफ जो जीसस को जो लिखा गया था राजा राम मोहन राय, यूरोपीय सभ्यता से काफ़ी प्रभावित है, इंग्लिश नाम भी है। अवर इंडियन मुसलमान WW यहाँ पे हंटर के द्वारा लिखा गया, इसलिए इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ, ठीक है, दास के द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पे इसके माध्यम से सामाजिक सुधारों की आवाज़ उठाई गई थी और वर्ष 1910 में भारतीय सेना से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आह्वान किया। नेक्स्ट, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ये थे वेलेंटाइन सिरोल। कौन था? वेलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट का लेखक वेलेंटाइन सिरोल थे। इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बाल गंगाधर तिलक के लिए, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा जो बोला गया है एग्जाम के दृष्टिकोण से। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक यहाँ पे कौन है? ये भी है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यहाँ पे लिखा गया। इसके अलावा देखिए आनंद मठ देख लीजिए, राज सिंह, इसके अलावा विप्रपक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बंगाल साहित्य को नई दिशा दी। 293, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन का, ठीक है। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया। झंडा गीत यहाँ पे किसने लिखा? श्यामलाल पार्षद के द्वारा लिखा गया। इसकी रचना का श्रेय श्यामलाल गुप्ता पार्षद को प्राप्त है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कब हुआ था? ठीक है, तो देखिए 6 वर्ष की हुआ था, ठीक है। 24 जून 1908 को तिलक को सरकार के खिलाफ भड़काने वाले लेख लिखने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया गया। जूरी के 2 भारतीय सदस्यों की असहमति के बावजूद तिलक को अपराधी ठहराया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट 296, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार यहाँ पे ग्रहण किया हुआ था, वो थे यहाँ पे श्री राजगोपालाचारी। 1948 से 50 में स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952-54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया गया। कौन से प्रसिद्ध गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया, जो वर्ष 1918 में विश्व भारती नाम से विश्व विख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तक गीतांजलि को साहित्य नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। वे गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये नारा दिया हुआ था लाल बहादुर शास्त्री ने। ये तो आज़ादी के बाद की है, ठीक है। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुतिकरण के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगा हुआ, ठीक है, माने दंगा हुआ मारवा में, ठीक है, मारवा में, ठीक है। इसमें नाडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नाडार और मारवा समुदाय के मध्य संघर्ष में यह दंगा हुआ। नेक्स्ट, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? वो था अरुणा आसफ अली के द्वारा यह दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है।
अरुणा आसफ अली एक राष्ट्रवादी मुसलमान और स्वतंत्रता सेनानी थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की दो प्रमुख महिला संगठनकर्ता थी। अरुणा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में 1947 के बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गई, 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और मॉस्को की यात्रा की। 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन के गठन में सहयोगी रही। 1958 में दिल्ली के मेयर बनी, फिर पैट्रियट समाचार पत्र की स्थापना की। जिस तरह उन्होंने 1947 के बाद भारतीय राजनीति में सर्वाधिक यहाँ पे योगदान दिया। नेक्स्ट, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने किया था? सरदार पटेल के द्वारा यह बातें किया गया। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया गया पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। 1900 देखिए यहाँ पे 23 के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किया हुआ था। बनारस के इसी अधिवेशन में शुद्धि जैसे आंदोलनों का स्वागत किया गया। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय, द लीडर का प्रकाशन प्रारंभ किया। नेक्स्ट, फ्रंटियर गांधी का असली नाम यहाँ पे क्या है? अब्दुल गफ्फार खान। ध्यान रखिएगा, अब्दुल गफ्फार खान ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर सीमा प्रांत के पेशावर जिले में पाकिस्तान के एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी, बादशाह खां, फ्रंटियर गांधी, हक अफगान आदि नामों से जाने जाते हैं। इन्हें 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी एक ही नाम है। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार का ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके, प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? ये थे अमहरा से, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? बड़ी माइक्रो लेवल का क्वेश्चन है। बांकीपुर जेल में, ठीक है, बांकीपुर जेल में भेजा गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस दौरान उन्हें गिरफ्तारी कर बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। नेक्स्ट, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत यहाँ पे प्रस्तुत किया? तो वो पता है आप लोगों को, गुट निरपेक्षता, नॉन अलायंस मूवमेंट, जिसके वजह से नेहरू को एक, ठीक है, ग्लोबल लीडर बनने का मौका भी मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सरदार पटेल के रूप में, ठीक है, सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया। इसी समय शुरू हो गया देसी रियासतों के प्रश्नों का, ठीक है, उसका हल करना, कैसे पटेल के द्वारा उनको एकीकरण किया गया। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। वो है कुर्मी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुर्मी। स्वतंत्रता बिहार में भूमिहार, राजपूत तथा कायस्थ वर्चस्वशाली जातियाँ थी, जबकि कुर्मी जाति वर्चस्वशाली यहाँ पे नहीं थी। अब थोड़ा सा वर्तमान में ऐसे प्रश्नों का, ठीक है, बहुत अधिक मेल नहीं बनता है, थोड़ा सा कमीशन को बचना चाहिए। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो थे यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद को यही थे, देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवा का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1946 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडियन विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था राजगोपालाचारी। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे पारित किया गया? बहुत आसान सवाल है, ठीक है, 1773 में ही पारित किया गया था। इसमें क्या हुआ था देख लेते हैं। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अब यहाँ का माने जो गवर्नर जनरल होगा, अब बाकी भी दोनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल होगा। और यहाँ पे प्रथम गवर्नर जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे पारित किया गया, कब किया गया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किया गया था 1835, 1867, 1878 और 1908 है।
मीडिया को नियंत्रित करने के लिए। इसी में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आएगा आगे 1878 में। तो देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1835 में प्रेस एक्ट लाया गया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 में किया गया। 1878 में वर्नाकुलर आ गया। इसके बाद लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 में, ठीक है, अतिरिक्त पेश पर नियंत्रण लागू किया गया, जिसके तहत किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिससे सरकार के खिलाफ जनभावना को भड़काने का आरोप हो। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष यहाँ पे पहचाने। तो कम्युनिस्ट पार्टी और, ठीक है, स्वयंसेवक, तो कम्युनिस्ट सबसे नज़दीकी जो मेरा ख्याल से होना चाहिए 1900, ठीक है, 25 और, ठीक है, 1925 और 25 ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो एक साथ ही लगभग दोनों का यहाँ पे हो रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी का हुआ कानपुर में, क से कम्युनिस्ट, क से कानपुर, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का हुआ यहाँ पे नागपुर में। ठीक है, लास्ट प्रश्न है यहाँ पे, पूरा का पूरा हमने, ठीक है, कंप्लीट करने की कगार पे है। कैथरीन मेयो, एडल्स हक्सले, लॉर्ड, ठीक है, एंड्रूज और विलियम डिग्गी के बीच आम रिश्ता क्या था? ठीक है, यहाँ पे पूरा एक इक्वेशन बना दिया है। तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियाँ लिखी। तो देख पा रहे हैं, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, लॉर्ड एंजुल और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर टिप्पणियाँ लिखी। मदर इंडिया की लेखक कैथरीन मेयो थी और विलियम डिग्बी ने द अवेकेनिंग ऑफ इंडिया लिखी। चार्ल्स एंड्रूज का जन्म 1871 में इंग्लैंड में हुआ। गांधी के मित्र थे। वह वर्ष 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रिकाओं के जरिए प्रोत्साहित किया। एल्डस हक्सले ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालिक भारत की परिस्थितियों को भी उनके द्वारा लिखा गया। चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने पूरा का पूरा हिस्ट्री का जो पोर्शन है, प्राचीन हिस्ट्री हो गया, मध्यकालीन हो गया, इसके अलावा आधुनिक भारत को 3 पार्टों में कवर किया। पूरा का पूरा हम लोग कवर करेंगे। अब मेरे ख्याल से जनरली अब जो सेगमेंट बच रहा है पॉलिटी का बच रहा है, पॉलिटी है, ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, साइंस के पोर्शन में मैंने ऑलरेडी फिजिक्स के पोर्शन को कवर कर दिया है, जल्द ही उसको, ठीक है, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी उसे भी पूरा कर लेंगे। और स्पेशल बिहार बच रहा है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो लगभग, ठीक है, सेगमेंट तैयार ही है। आप लोग इसे देखिए, जल्द डेली का डेली वीडियो अपलोड किया जा रहा है, जल्द से जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।